जय श्री कृष्ण। मैं राहुल गर्ग शुक्ला अपनी इस सामाजिक विज्ञान की कक्षा 10 की कक्षा 9 की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे भैया बहनों, जिस तरीके से आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं और लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, इस तरीके से मैं आपका बड़ा हार्दिक स्वागत करता हूं और यह आशा करता हूं कि आने वाले समय में हमारी इस वीडियो क्लिप को आप बहुत ही ध्यान में रखेंगे और अध्ययन करेंगे। चलिए हम आपको फ्रांस की क्रांति में जो किसानों के ऊपर प्रवृत्तियों का जन्म हुआ उसके बारे में उद्धृत कराता हूं। कहने का यथार्थ ये है कि किसानों के ऊपर फ्रांस की क्रांति का क्या परिणाम देखने को मिला, यदि फ्रांस की क्रांति में किसानों के ऊपर क्या प्रक्रियाएं देखने को मिली, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो हम आपको बताएं कि किसानों का जीवन अत्यंत ही सहज और उदारशील था उस समय, क्योंकि निरंकुश शासक के होते हुए किसी भी ऐसी प्रवृत्तियों का जन्म नहीं देखने को मिला था जिसमें किसान अपने आप को एक महत्वपूर्ण कुशलता को समझ सके। परंतु आने वाले समय में जब 1789 ईस्वी में ही तानाशाह का अंत देखने को मिला, तो ऐसे कई उदारवादी प्रक्रियाओं का जन्म देखने को मिला, जिसमें फ्रांस डायरेक्टरी, उसके पहले नेशनल कन्वेंशन और उसके बाद आधे आधे नेपोलियन का प्रादुर्भाव हुआ। तो आपका टोटली इस तरीके से कह सकते हैं कि रोबोस्पियर या नेपोलियन या जो लुई 16वां था बूर्बो वंश का, ये समस्त लोगों ने अलग अलग समय पर अपनी इस फ्रांस की क्रांति में अपने अपने कार्य का निर्वाह किए। जैसे किसी फिल्म में अलग अलग पात्रों का निर्वाह होता है और अंततः विजय सत्य की होती है। सत्य की ही विजय हमेशा होती है, चाहे किसी भी स्थान पर हो। इसलिए कहा गया है सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा विजय होती है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि यह फ्रांस की ही ऐसी क्रांति थी जिसने एक नए गणतंत्र को जन्म दिया, नए राष्ट्र की प्रक्रियाओं को जन्म दिया और एक समृद्धवान देश का निर्माण किया। वरन फ्रांस में ही नहीं, संपूर्ण यूरोप में इस प्रक्रिया का प्रादुर्भाव देखने को मिला, जिससे बंधुत्व की भावना का जन्म हुआ, राष्ट्रवाद की भावना का जन्म हुआ, या कह सकते हैं कि एकाधिकार का जन्म हुआ, गणतंत्र का जन्म हुआ और सामंतवादी व्यवस्थाओं का खंडन हुआ। तो इस प्रक्रियाओं को हम एक विस्तार रूप में अध्ययन करते हैं। तो प्रारंभ किया जाता है। पहली हेडिंग है स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के नारे का प्रसार। जब फ्रांस की क्रांति का प्रादुर्भाव हुआ तो उसमें जो किसान थे वह चाहते थे कि हमें स्वतंत्र कर दिया जाए, या जो मजदूर वर्ग थे या जो श्रमिक थे उनका मानना था कि हमारे अंदर एक समानता का अधिकार जन्म ले। इसलिए उन्होंने स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के नारे का प्रसार करने के लिए विभिन्न प्रकार के गीतों को प्रादुर्भाव में लाया। हम आपको बता दें कि मार्सिले नाम का एक मार्सिले व्यक्ति थे, उन्होंने अपने समय में एक मार्सिले राष्ट्रगान का निर्माण किया था, जो 17वीं शताब्दी में ही देखने को मिला। तो उससे मार्सिले गीत का एक प्रादुर्भाव हुआ और उससे पूरे फ्रांस में इस राष्ट्रीय गान के द्वारा जितने भी जन समुदाय के लोग थे, कृषक थे, मजदूर थे, या समस्त लोगों को एकत्रित किया जाने लगा और फ्रांस में अपने गणतंत्र की स्थापना के लिए, राजतंत्र निरंकुशता को खत्म करने के लिए एकजुट होने लगे। इसीलिए जो किसानों के ऊपर यह प्रभाव देखने को मिलता है कि उन्होंने यह चाहा कि हमें स्वतंत्र कर दिया जाए और
बंधुत्व की भावना का जन्म दिया जाए, ना कि किसी एक ऐसी प्रक्रिया का जन्म दिया जाए जिसमें कोई भी व्यक्ति एक दूसरे के प्रति अपने अनहित भावना का जन्म देता है, अनहित भावना को प्रसारित करता है। तो बंधुत्व के नारे की प्रगति देखने को मिली, यह एक पहला प्रभाव जन्म लेता है। दूसरा प्रभाव है लोकतांत्रिक सिद्धांत का विकास। इस क्रांति के मध्य वर्ग में यह देखने को मिला कि लोकतांत्रिक सिद्धांत का जन्म हुआ। वामपंथी या लामपंथी इन समस्त लोगों ने जिन प्रक्रियाओं को जन्म दिया था उसको कृषक वर्ग या मजदूर बुर्जुआ वर्ग या मध्य वर्ग इन सभी लोगों ने निस्तो नाबूद करते हुए अपनी क्रांतिकारी भावना को पूर्ण रखा। और चाहे फ्रांस की डायरेक्टरी क्यों ना हो, चाहे नेपोलियन बोनापार्ट क्यों ना हो, सबके सामने अपने आप को तटस्थ रखा और अपने अधिकारों की मांग करते रहे और क्रांति को जन्म देते रहे। तो इन्होंने वह क्रांति कौन सी थी? लोकतांत्रिक प्रक्रिया, यानी लोगों के हित के लिए, लोगों के पराकाष्ठा के लिए ही कार्य करने वाली जो भी सत्ता आए उसी के लिए इन्होंने अपना युद्ध करते रहे। और वह युद्ध एक जनहित के सेवा के लिए था, जनहित के कार्यों के लिए था, जिसमें लोकतांत्रिक लोगों के द्वारा जो बना हुआ तंत्र था उसके विचारों को अभिव्यक्त करना ही सिद्धांत कहलाया। इस तरीके से लोकतांत्रिक सिद्धांत का प्रादुर्भाव देखने को मिला। यह दूसरा प्रभाव था। तीसरा प्रभाव यह समझ में आता है सामंतवाद की समाप्ति। जो सामंतवाद प्रक्रिया थी जिसमें बड़े बड़े धनाढ़ लोग थे, जैसे हम कह सकते हैं बड़े बड़े पूंजीपति लोग या बड़े बड़े जमींदार, उनका खंडन किया गया। उनको वहां से निस्तो नाबूद करते हुए उनकी सत्ता को नष्ट करके उन्हें सजा दी गई, उन्हें फांसी पर चढ़ाया गया या उनको कारागार में डाल दिया गया। और कृषक मजदूरों का प्रादुर्भाव देखने को मिला। उनकी भूमि उनके हाथ में आ गई, उन्होंने खुलकर अपने कृषि कार्य को करना प्रारंभ किया। तो सामंतवाद की समाप्ति इस तीसरे प्रक्रिया में आप समझ सकते हैं। राष्ट्रवाद का प्रसार। राष्ट्रवाद करता है राष्ट्र के हितों के लिए जब कोई भी अभिव्यक्ति की जाए, कोई भी कार्य किए जाए, एक किसी जन समुदाय द्वारा या किसी व्यक्तिगत पर्टिकुलर व्यक्ति द्वारा, उसको हम राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्रवाद का ही अर्थ यही है राष्ट्र की विचारधाराओं के लिए कार्य करना। तो राष्ट्रवाद का प्रादुर्भाव देखने को मिला। अगली बात यह देखने को मिली धर्मनिरपेक्षता की भावना। धर्मनिरपेक्षता कहने का अर्थ है कि एक ही धर्म को ही ना मानना, एक ही भाषा को ना मानना, यद्यपि कि उस देश में रहने वाले अलग अलग प्रांतों के द्वारा एक जुट होते हुए एक ही भाषा को जन्म देना, एक ही राष्ट्र गीत को जन्म देना, एक ही राष्ट्र गान को जन्म देना, या एक ही राष्ट्र चिन्ह को महत्व देना, या एक ही राष्ट्र झंडे को महत्व देने की जो भावना कहलाई, वह धर्मनिरपेक्षता की भावना का ही प्रचार था, जिसमें किसी एक धर्म को ही महत्व न देकर सभी धर्म को महत्व दिया गया। अधिन्यायवाद की शुरुआत। अधिन्यायवाद का अर्थ है कि किसी एक ही न्यायवादी प्रक्रिया का न जन्म देना, सभी की न्यायवादी प्रक्रिया का जन्म हुआ, जिसमें नेपोलियन को ज्यादा लाभ हुआ। नेपोलियन ने अपने इस न्यायवादी प्रक्रिया को लागू करते हुए संपूर्ण पूरे के पूरे फ्रांस में अपना एक अधिपत्य स्थापित किया, एक तानाशाही प्रवृत्ति को जन्म दिया था। इसी को हम मान सकते हैं किसी एक व्यक्ति द्वारा अपने सक्रियता को मनवाना, या कह सकते हैं कि रोबेस्पियर भी इस अन्यायवादी प्रक्रिया का ही एक अंश देखने को मिलता है, जिसने कह सकते हैं कि लुई 16वां का विद्रोह किया था और नेशनल कन्वेंशन का एक ही दूसरा सदस्य माना गया था। तो रोबेस्पियर ने इस अन्यायवादी व्यवस्था को अपने अधीन किया था और फ्रांस पर आधिपत्य स्थापित किया था, जिससे किसानों को यह समस्या देखने को मिली थी कि उन्हें संघर्ष करना पड़ा था कुछ देर के लिए, परंतु अंततः किसानों की ही विजय देखने को मिली है जब उनके अधिकार उन्हें पुनः प्राप्त करा दिए गए। समाजवाद का मार्ग प्रशस्त हुआ। समाजवाद एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसमें जन समुदाय को ही लाभान्वित करने के लिए यह कार्य किया गया था। समाज के हितकर तमाम प्रयास किए गए थे, जिसमें समाज में जो किसान वर्ग था उसका एक बहुत महत्वपूर्ण ध्यान दिया गया था। उसकी कृषि को, उसमें जो भी कर लगाए जाते थे उसमें सुधार देखने को मिला। कृषि में कर की पद्धति को समाप्त कर दिया गया
किसानों को मतदान करने का अधिकार दिया गया, जिसके पहले किसानों को या श्रमिकों को मतदान करने का अधिकार नहीं था, उसमें इन समस्त प्रक्रियाओं का जन्म देखने को मिला। और इतना ही नहीं, उनके लिए नवीन प्रकार की प्रवृत्तियों को जन्म दिया गया, जिससे उनकी कृषि पद्धति में एक नया बदलाव देखने को मिले। और इस समय 1795 ईस्वी में पैंथियन सोसाइटी का गठन देखने को मिला, जिसमें ट्रिब्यून नामक पत्र नोएल बऊफ का एक देखने को मिला, जो समाचार पत्र था या एक ऐसा पत्र जिसमें इस सोसाइटी के बारे में, पैंथियन सोसाइटी का विद्रोह देखने को मिला था। यानी पैंथियन सोसाइटी का विद्रोह इसमें किया गया था और अंततः नोएल बऊफ ही शासन सत्ता को संभालने में कायम होता है और वह किसानों का हितकर माना गया, जिससे किसान प्रवृत्ति को पूर्णतः यह लाभ देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से आपने इस क्रांति के प्रभाव में अध्ययन किया। अगली बात हम करेंगे अगले चरण में, यानी अगले हेडिंग के साथ, जिसमें महिलाओं के ऊपर क्या प्रवृत्तियां हुई और किनके द्वारा महिलाओं को अधिकार प्राप्त कराया गया और किस तरीके से महिला अधिकार घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसमें यह बात देखने को मिलती है कि एक ओलंपिक गूंज महिला का जन्म होता है। उस प्रवृत्तियों के साथ हम फिर से आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक आप इस वीडियो का अध्ययन करें और इस मूलभूत इकाई जो हमारी यह चैनल पद्धति है, इसको आप आगे बढ़ाइए, जिसके द्वारा एक नए द्वीप का प्रज्वलन होता रहेगा, जिसमें कक्षा 9 और 10 के विद्यार्थियों को इस क्लास के माध्यम से, जो SST क्लास 9 10th के चैनल के नाम से प्रसारित की गई है, जिसमें हमारे द्वारा आपको यह ज्ञान प्रदान किया जा रहा है, इसमें आप सक्रियता निर्वाह करें और आपसे मैं सहयोग चाहूँगा। तभी किसी दीप का प्रज्वलन होता है जब उसका कोई दीप जलाने वाला होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि दीप के तले भले ही अंधेरा क्यों ना हो, वह संपूर्ण संसार को उजाला ही प्रकाशवान करके देता है, उजाला ही प्रकट कराता है। इसी प्रकार से किसी भी प्रकार के शिक्षक या किसी प्रकार के ऐसे ज्ञान के विद्यार्थियों को आप जन्म दें जो ज्ञान का दीप जलाते चले आ रहे हैं और जलाते चले जाएंगे। इस तरीके से भविष्य की कामना हेतु हम आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने मित्रों का सहयोग प्रदान करें। जय हिंद, जय भारत।